गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज हम करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं यूनिसेफ, WHO एंड यूनिसेफ। विशेष एजेंसियों को जो विविध तथा व्यापक कार्य प्रदान किए गए हैं, वे विश्व की मूलभूत आर्थिक व सामाजिक व्यवस्थाओं के समाधान के बहुत बड़े प्रयास हैं। ये गुड स्पीड ने कहा था। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरणों में विश्व स्वास्थ्य संगठन का महत्वपूर्ण स्थान है। इस संगठन की नींव 19 जून 1946 को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा न्यूयॉर्क में बुलाए गए एक सम्मेलन में पड़ी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर विचार करने के लिए आयोजित इस सम्मेलन में 22 जुलाई 1946 तक विचार किया और इसी समय में उसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान की रचना की। इस संविधान की रचना में 67 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। इसी कारण से ही प्रतिवर्ष 7 अप्रैल का दिन जो है वो पूरे विश्व में स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान समय में इस संगठन की सदस्य संख्या उतनी ही है लगभग जितने संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्र हैं। तो हमने WHO के बारे में क्या बात की कि WHO जो है उसकी नींव 19 जून 1946 को जो संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा न्यूयॉर्क में एक सम्मेलन बुलाया गया था उसमें पड़ी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर विचार करने के लिए 22 जुलाई 1946 को ये विचार आया और उसी समय WHO के संविधान की रचना कर दी गई। 67 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था और संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई और इसीलिए पूरे विश्व में 7 अप्रैल का दिन स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम बात करते हैं इसके उद्देश्यों की, एम्स ऑफ WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान की प्रस्तावना में संगठन के उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि संगठन का उद्देश्य विश्व के सभी लोगों को उच्चतम संभव स्वास्थ्य स्तर की सुविधा दिलाना है। संगठन के संविधान में स्वास्थ्य की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। स्वास्थ्य का अर्थ बीमारी या दुर्बलता का अभाव मात्र नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से पूर्ण खुशहाली की दशा है। अर्थात सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि विश्व के सभी लोगों को उच्चतम स्वास्थ्य स्तर की सुविधाएं दिलाना। संगठन के संविधान में स्वास्थ्य की जो परिभाषा दी गई है उसमें केवल शारीरिक बीमारियों की बात नहीं की गई है कि स्वास्थ्य का अर्थ कोई बीमारी या दुर्बलता का अभाव नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से पूर्ण रूप से जो खुशहाली है किसी भी व्यक्ति की, उसे स्वास्थ्य कहा गया है। अब हम बात करते हैं इसके ऑर्गेनाइजेशन की। इस संस्था के 3 मुख्य अंग हैं। सबसे पहला सभा, जिसे हम असेंबली कहते हैं। दूसरे नंबर पर है कार्यकारी मंडल, एग्जीक्यूटिव बोर्ड, और तीसरे नंबर पर है सचिवालय, सेक्रेटेरिएट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सभा की। सभा में सभी सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसकी बैठक वर्ष में एक बार होती है और इसका मुख्य कार्य नीति निर्धारण करना है। सभा को यह भी अधिकार है कि संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियम बनाए। यह बजट पास करती है तथा कार्यकारी मंडल के सदस्यों तथा महानिर्देशक का चुनाव करती है। दूसरे नंबर पर है कार्यकारी मंडल, एग्जीक्यूटिव बोर्ड। यह संगठन का कार्यकारी अंग है। इसमें 24 सदस्य होते हैं जिनका निर्वाचन सभा द्वारा किया जाता है। ये सदस्य चिकित्सा आदि कार्यों के विशेषज्ञ होते हैं और इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। इनकी वर्ष में कम से कम 2 बैठकें होती हैं। कार्यकारी बोर्ड विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा निश्चित की गई नीति योजनाओं द्वारा नियमों को लागू करता है। हम बात करते हैं तीसरे नंबर के अंग की और वो है सचिवालय, सेक्रेटेरिएट। सचिवालय विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य कार्यालय है। सचिवालय का मुख्य अधिकारी जो डायरेक्टर जनरल है वो कहलाता है
अर्थात महानिदेशक। यह संगठन के प्रशासकीय तथा तकनीकी कार्यों की देखभाल करता है और संगठन का बजट तैयार करता है और सचिवालय के कर्मचारियों व पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। उसका मुख्य कार्यालय जिनेवा अर्थात स्विट्जरलैंड में है। तो हमने 3 अंगों की बात की। सबसे पहले नंबर पर सभा। सभा में सभी सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। वर्ष में एक बार इसकी बैठक होती है और इसका कार्य नीति निर्धारण करना होता है। कार्यकारी मंडल में 24 सदस्य होते हैं जिनका निर्वाचन सभा के द्वारा किया जाता है। कार्यकाल 3 वर्ष होता है और कम से कम 2 बैठकें वर्ष में होती हैं और विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा निश्चित की गई जो नीतियां हैं, योजनाएं हैं, नियम हैं, उनको लागू करता है। सचिवालय कार्यालय को कहते हैं और सचिवालय का जो मुख्य अधिकारी है उसको महानिदेशक कहा जाता है, जो संगठन के प्रशासकीय और तकनीकी कार्यों की देखभाल करता है तथा कर्मचारी और पदाधिकारियों की नियुक्ति भी करता है। हम बात करते हैं क्षेत्रीय समितियां अथवा संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 6 क्षेत्रीय समितियां और प्रादेशिक संगठन हैं। अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी भूमध्य सागर तथा पश्चिमी प्रशांत महासागर आदि विभिन्न क्षेत्रों के लिए इसके विभिन्न क्षेत्रीय संगठन हैं जिनके द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन का अधिकांश कार्य किया जाता है। हम बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यों की, फंक्शंस ऑफ WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी कार्यों को संचालित और समन्वित करने वाली संस्था के रूप में कार्य करना। दूसरे नंबर पर सरकारों के अनुरोध पर उनकी स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को शक्तिशाली बनाने में सहायता प्रदान करना। तीसरे नंबर पर स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी व्यवसायों के लिए उच्चतर शिक्षा तथा प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देना। संगठन द्वारा प्रतिवर्ष भारी संख्या में छात्रवृत्तियां दी जाती हैं ताकि डॉक्टर और नर्सें विदेशों में जाकर अनुसंधान और अध्ययन कर सकें। चौथे नंबर पर है महामारियों तथा बीमारियों के उन्मूलन के कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना। संगठन द्वारा पोलियो तथा इन्फ्लुएंजा एवं बाल कल्याण के कार्यों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। 5वें नंबर पर खाद्य पदार्थों, दवाइयों तथा अन्य इसी प्रकार की वस्तुओं के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मानक निश्चित करना। 6ठे नंबर पर आता है औषधियों के अंतर्राष्ट्रीय मापदंड निर्धारित करना। और 7वें नंबर पर बीमारियों के अंतर्राष्ट्रीय नामों का निर्धारण करना। 8वें नंबर पर स्वास्थ्य संबंधी प्रकाशन छापकर पूर्ण विश्व में बांटना। हैजा, चेचक तथा प्लेग आदि महामारियों के बारे में समस्त राष्ट्रों को सूचना देना। 9वें नंबर पर लोगों के काम करने की दशाओं में सुधार करना। 10वें नंबर पर आकस्मिक चोटों को रोकने का प्रयत्न करना। 11वें नंबर पर बीमारियों के निदान संबंधी यानी डायग्नोसिस और कार्यों का स्टैंडर्डाइजेशन करना। 12वें नंबर पर विभिन्न देशों के स्वास्थ्य संबंधी कार्यों में समन्वय स्थापित करना। 13वें नंबर पर डॉक्टरों तथा नर्सों को शिक्षा तथा अनुसंधान के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। नंबर 14 स्वास्थ्य संबंधी पुस्तकें छपवाकर पूरे विश्व में बांटना। 15 नंबर पर जो टीबी की बीमारी है तथा एड्स जैसी खतरनाक बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रयास करना। 16वें नंबर पर स्वास्थ्य संबंधी सम्मेलनों में आयोजन करना। 17वें नंबर पर अणुशक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित पहलुओं का अध्ययन करना। इसके अलावा 18वें नंबर पर हैजा, चेचक तथा प्लेग आदि महामारियों के संबंध में सूचना प्रसारित करना। और 19वें नंबर पर मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करना। 20वें नंबर पर लोगों के आहार, निवास तथा सफाई के कार्यों में सुधार के लिए प्रोत्साहन देना और स्वास्थ्य के अनुरूप वातावरण तैयार करने में सहयोग देना। और लास्ट में 21वें नंबर पर संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके विशिष्ट अंगों जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी संस्थाओं में सहयोग और कोऑर्डिनेशन करना। इसके अलावा
विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने लक्ष्य उच्चतम स्वास्थ्य स्तर की प्राप्ति के लिए उसकी पूर्ति के लिए सराहनीय कार्य कर रहा है। संगठन ने अनेक महामारियों का उन्मूलन करने में अमूल्य सहायता पहुंचाई है। इसके प्रयत्नों स्वरूप ही विश्व के राष्ट्रों में मलेरिया का प्रकोप लगभग समाप्त हो चुका है। सन 1942 में यूनान में 20 लाख व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित थे। 1950 में यह संख्या घटकर 50,000 रह गई है और अब यूनान मलेरिया से मुक्त हो चुका है। सन 1946 में फिलीपींस में 40% विद्यार्थी इस बीमारी से पीड़ित थे। 1949 में संख्या घटकर केवल 3% रह गई है। इसके द्वारा भारत में टीबी को रोकने के लिए भी काफ़ी मात्रा में बीसीजी के टीके दिए गए। इथोपिया को सरकार के लिए चिकित्सा संबंधी विस्तृत योजना बनाई है। इटली की बंदरगाहों में काम करने वाले लोगों के वातावरणीय स्वास्थ्य की परिस्थितियों को उन्नत करना, पेंसिलिन तथा डीडीटी आदि औषधियाँ विभिन्न देशों में वितरित करना। इसके अलावा आज वर्तमान समय में कोरोना नामक जो महामारी है कोविड-19, उसके लिए भी WHO ने जो कदम उठाए हैं वो उसके सराहनीय कदम है, जिसमें कि उसने बहुत जनसंख्या को इस बीमारी से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सन 1983 में संगठन द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया गया था कि संगठन को परमाणु अस्त्रों से स्पर्धा रोकने की कोशिश में सहयोग देना चाहिए और इस प्रकार विश्व स्वास्थ्य संगठन केवल रोग उन्मूलन का ही प्रयत्न नहीं करता, बल्कि उसका ध्येय संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहन देना है, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कल्याण संभव नहीं है। क्योंकि सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहन देना इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है और सामाजिक और मानसिक कल्याण करना भी इसका कार्य है, जिसके बिना हम ये कह सकते हैं कि अगर इसकी सहायता ना हो तो हम विश्व के नागरिकों को वो स्वास्थ्य प्रदान ना कर पाएं जो आज हम कर पा रहे हैं। हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, जिसे यूनिसेफ भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए महासभा द्वारा 11 सितंबर 1946 को अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष की स्थापना की गई। यह संस्था आर्थिक व सामाजिक परिषद की देखरेख में कार्य करती है। इस कोष का काम स्वैच्छिक चंदे से चलता है। विभिन्न देशों की सरकारें इसके खर्च के लिए योगदान करती हैं। धन जुटाने के लिए समय समय पर इस द्वारा विशेष अभियान चलाए जाते हैं। नए वर्ष के कैलेंडर, ग्रीटिंग कार्ड्स तथा डायरी आदि बेचकर कुछ धन जुटाया जाता है। कोष को अपने बजट का लगभग 75% भाग विभिन्न देशों की सरकारों से तथा 25% जनता से प्राप्त होता है। इसलिए यूनिसेफ का मुख्य कार्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का प्रशासन एक मंडल द्वारा चलाया जाता है, जिसमें 30 देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसका चुनाव संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष के मुख्य उद्देश्य हैं विश्व भर में विशेष रूप से अविकसित देशों के बच्चों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था करना, भूकंप, बाढ़ आदि के समय प्रसूतिकाओं और शिशुओं की सहायता करना, प्रसूति गृहों तथा शिशु कल्याण केंद्रों की स्थापना करना, शिशु आहार की व्यवस्था करना इत्यादि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त यूनिसेफ मलेरिया, क्षय रोग, कोढ़ जैसी बीमारियों जो कि बच्चों को विशेष रूप से पीड़ित करती है के विरुद्ध अभियान चलाने में सहायता देती है। ये स्वास्थ्यवर्धक पदार्थों के उत्पादन और उपभोग में सहायता करती है और बाढ़, भूकंप, सूखा आदि से पीड़ित बच्चों के लिए चिकित्सा सामग्री, खाद्य पदार्थों तथा कंबलों आदि की व्यवस्था करती है। इस बाल कोष की सहायता से भारत के विभिन्न अस्पतालों और स्कूलों में 100 से भी अधिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें बच्चों के पालन पोषण आदि की शिक्षा दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष विश्व के विभिन्न विकासशील राष्ट्रों में वहाँ की सरकारों के सहयोग से अनेक विकास योजनाएं संचालित करता है। इन योजनाओं में बच्चों, गर्भवती महिलाओं और जच्चाओं के लाभ की परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है। भारत में बाल कोष का कार्य सन 1946 में ही आरंभ हो गया था।
दक्षिण मध्य एशियाई क्षेत्र में बाल कोष की तत्कालीन निर्देशक टी ग्लॉक डेविस ने भारत में बाल कोष का पहला कार्यालय खोला था और सन 1949 में बाल कोष की ओर से भारत में बच्चों को दूध वितरण कार्य के लिए 150 टन दूध का पाउडर भेजा गया था। इसके पश्चात बाल कोष ने भारत की दवाइयाँ, टीके, अस्पताल तथा ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों के लिए उपकरण तथा गाड़ियाँ तथा पंप सेट आदि में बहुत सहायता की है। बाल कोष की सहायता से देश के विभिन्न भागों में डेयरी संयंत्रों की स्थापना की गई है। बाल कोष की सहायता से ही भारत सरकार ने पिछड़े तथा जनजातीय क्षेत्रों में गंदी बस्तियों के सुधार के लिए अनेक योजनाएं लागू की है। स्टूडेंट्स, आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें जो करेंगे वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन की उत्पत्ति, उद्देश्यों तथा कार्यों का वर्णन करें। धन्यवाद।